नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इसके अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 30 अगस्त 2022 और आज हम करने वाले हैं 4 न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहली न्यूज़ है कॉम्पिटिटिव रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। ये जीएस के सेकंड पेपर को टारगेट करती है, गवर्नेंस का टॉपिक है। सेकंड न्यूज़ है अबाउट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में, जीएस के सेकंड पेपर को टारगेट करते हुए गवर्नेंस से संबंधित। और तीसरी है एक इनिशिएटिव के बारे में जिसका नाम है मीट द चैंपियन। ये हमारे प्रीलिम्स के जो एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ न्यूज़ है ये भी हमारे प्रीलिम्स और हेल्थ सेक्टर से संबंधित है। ये हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीएस के सेकंड पेपर को टारगेट करते हुए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आप नोटिफिकेशन मिस ना करें और अपने करंट अफेयर्स से अप टू डेट रहें। पहली न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने अभी एक रोड मैप जारी किया है जिसका नाम रखा गया है कॉम्पिटिटिवनेस रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। द रोड मैप इज़ अ पार्ट, ये जो रोड मैप है ये हमारे इंडिया कॉम्पिटिटिव इनिशिएटिव का पार्ट है। ये इनिशिएटिव जो आप भारत स्वच्छता अभियान के अंदर भी देखेंगे, जो कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है जिसके अंदर शहरों को ये नंबरिंग दी जाती है कि कौन सा शहर भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं, दिस एनवाइजन्स कि हमारे लिए जो न्यू गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं कंट्री की ग्रोथ के लिए, ताकि जो हमारे टारगेट्स हैं हम उनको अचीव कर सकें, उनके लिए नए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। इसका जो रोड मैप है ये हमारे कॉम्पिटिटिवनेस फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड है जो प्रोफेसर माइकल ई पोर्टर ने बनाया है। माइकल ई पोर्टर, जिनका पूरा नाम है माइकल यूजीन पोर्टर, ये एक अमेरिकन एकेडमिक हैं जो अपनी थ्योरीज ऑन इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्ट्रेटजी और सोशल कोजेज के लिए जाने जाते हैं। ये जो हमारा अभी इंडिया एट 100 का रोड मैप है ये हमें गाइड करेगा एक हाई इनकम कंट्री बनने के लिए 2047 तक। 247 तक का टारगेट इसके अंदर लिया गया है ताकि, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक सेक्टर्स को, जो सेक्टर है उसको हम स्पेसिफिक करके टारगेट करेंगे। जो हमारे रीजन्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी और ये बेस्ड होगा हमारे 4S के प्रिंसिपल पर। अब ये 4S क्या है? 4S जो है ये हमारे एक गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके अंदर हमारे सोशल कोज, हमारा शेयर्ड रीजन रहेगा पूरे भारत के अंदर। मतलब ये है कि जो प्रोस्पेरिटी है वो पूरे भारत के अंदर शेयर की जाएगी। देखिए इसका मतलब बिल्कुल सरल है। इसमें ये कहा गया है कि हमें जो प्रोस्पेरिटी अचीव करनी है वो पूरे भारत में करनी है, मात्र किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं करनी है, और सोशल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए करनी है। और ये हमारी एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होगी, विद हार्मनी होगी हमारे नेचर के, सॉलिड होगी इन द फेस कि अगर कोई एक्सटर्नल शॉक, अगर बाहरी कोई भी परेशानी आती है, रिसेशन आता है, ग्लोबल रिसेशन, तो उससे ये प्रभावित ना हो और सॉलिड रहे, अपने आप में एक्सटर्नल शॉक से बची रहे। इसके बाद अब ये एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमें बताती है इंडिया के करंट कॉम्पिटिटिवनेस के लेवल के बारे में, कि जो अभी प्राइम चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। उसी के साथ साथ ये हमें 4 एसेंशियल एरिया के बारे में बताती है जिनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये कहती है कि इंक्लूडेड हमें अपना जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है, हमें अपनी लेबर को एफिशिएंट बनाना है, उन्हें स्किल्ड बनाना है ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। हमें एनहेंस करना है अपने लेबर मोबिलाइजेशन को। लेबर मोबिलाइजेशन कहा जा सकता है जब कोई भी व्यक्ति किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो उसे वहाँ पर भी उसी के सेक्टर से संबंधित जॉब मिल सके, या अगर वो अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है तो उसको इतना फ्रीली इकोनॉमी में मूव करने के लिए उसके पास समय भी हो और उसको साधन भी मिल सके। हमें बूस्ट करना है कॉम्पिटिटिवनेस को, कॉम्पिटिटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को। देखिए जिस भी सेक्टर में कंपटीशन आ जाता है वो सेक्टर अपने आप धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, और जैसे ही ये जो कॉम्पिटिटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इनको बूस्ट किया जाएगा, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिवनेस में सेक्टर्स आएंगे तो जॉब क्रिएशन खुद से होने लगता है। हमें कहीं ना कहीं ये इम्प्रूव करना है। देखिए ये हमारी इकोनॉमी का एक सबसे बेसिक फैक्टर है जो हम आज तक फेस करते आए हैं, इम्प्रूविंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन।
पॉलिसियां बन जाती हैं लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल रहता है, जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हम भारत के अंदर फेस करते हैं। ग्राउंड लेवल तक वर्क को पहुंचाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसके अंदर ये मेन चीज़ कही गई हैं। सेकेंड न्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने पर्टिकुलर रोड एक्सीडेंट्स के बारे में कहा है कि वो 17% तक बढ़ गए हैं। अब देखिए, इसके अंदर अगर हम सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ्स और सुसाइड्स के बारे में भारत की बात करें तो सुसाइड 120 डेथ हुई है पर मिलियन पॉपुलेशन पर। ये हाईएस्ट लेवल रिकॉर्ड किया गया है इस बार। नेशनल लेवल पे जो नंबर ऑफ सुसाइड हैं वो 7.7% बढ़ गई हैं 2020 के मुकाबले। 2021 में 7% की बढ़ोतरी हुई है मात्र सुसाइड्स में। और ये जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, इसमें जो सबसे बड़ा प्रोफेशन है वो डेली वेज अर्नर्स का है, जो डेली जो रिक्शा चलाते हैं या वे लोग जो डेली कमाते हैं और डेली खर्च करते हैं, वही पैसा उनका डेली खर्च हो जाता है, वो इसके सबसे ज़्यादा विक्टिम है। ओवरऑल शेयर जो है, जो पर्सन एंगेज्ड हैं, किसानों के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो सुसाइड रेट है वो 6% पर रहा है और सबसे ज़्यादा सुसाइड महाराष्ट्र में हुए हैं। इसका एक रीज़न जो कहा गया है वो कहा गया है कि ये इस बार ज़्यादा सुसाइड होने का कारण मेनली पेंडेमिक है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, फैमिली प्रॉब्लम्स रही हैं लोगों की लाइफ में, उनके जो मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस पेंडेमिक की वजह से बढ़े हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, बीमार बहुत ज़्यादा हुए थे, लोगों की इकोनॉमी, उनकी जॉब चली गई थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय लोगों ने फेस की हैं। तो उस समय पे इसी वजह से ही सुसाइड ज़्यादा रहने का कारण बताया गया है। रोड एक्सीडेंट्स के बारे में बात करें तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में जो मौतें हुई हैं वो 17% रही हैं। 2021 में 55 लाख लोग जो है इंडियन रोड एक्सीडेंट्स में मारे गए हैं, जो कि 1.33 लाख 2020 में मारे गए थे। तो आप देखिए कितने ज़्यादा बढ़ोतरी इस बार रही है। जो टोटल रोड एक्सीडेंट रहे हैं वो 3 लाख रिपोर्ट किए गए हैं 2021 में, और जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं वो हुए हैं तमिलनाडु में। मुख्य कारण जो रहा है वो देखिए स्पीडिंग का रहा है, जिसके अंदर 87,000 डेथ मात्र स्पीडिंग की वजह से हुई है, और इसके अंदर जो आधी डेथ हैं ये उसको अकाउंट करता है। दूसरा जो डेंजरस और केयरलेस ड्राइविंग है उससे 42,000 डेथ हुई है। इसके बाद अगर हम क्राइम अगेंस्ट वुमेन के बारे में बात करें, ये वे रिपोर्ट्स हैं जिन्हें हमारे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है ये जारी करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी इस साल हुई है। आप अगर देखेंगे तो पिछले साल ये 56.5% पे था, जो इस बार 64.5% पर पहुंच गया है। और ये जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं ये पर 1 लाख पॉपुलेशन पर काउंट किए गए हैं। और ये रेट क्राइम अगेंस्ट वुमेन है कि इनकी जो अगर हम जो अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करें तो क्रुएल्टी बाय हस्बैंड या फिर किसी रिलेटिव से के द्वारा कोई उनके साथ बदतमीजी की गई है, कोई क्रुएल्टी की गई है या हस्बैंड के द्वारा की गई है तो वो 31.8% आती है। असोल्ट किया गया है ऑन वुमेन और कोई भी उनकी मोडेस्टी को का इंटेंट को आउटरेज किया गया है, जिसको हम मोलेस्टेशन भी कहते हैं, तो मोलेस्टेशन जो है 20.8% पर रही है। किडनैपिंग हो या फिर एब्डक्शन हो वो हमारे 17.6% तक रहे हैं। उसके बाद जो रेप है वो 7.4% रहा है। ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन का डेटा है। उत्तर प्रदेश में अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 56,083 नंबर ये एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए हैं 2021 में सिर्फ उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश इस लिस्ट में टॉप पर है। इस लिस्ट में जो सबसे लास्ट हैं वो है नागालैंड पिछले 3 साल से सबसे लास्ट में आ रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन की जो इस लिस्ट में जो रजिस्टर इनके जो केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। सिर्फ 507 केस ऐसे हैं जो रजिस्टर किए गए हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2021 के अंदर, जो सिर्फ 0.1% है ऑफ टोटल केसेस अगेंस्ट वुमेन। इसका ये हमें साफ दर्शाती है कि ये एक अंडर रिपोर्टिंग है, केसेस की अंडर रिपोर्टिंग इसमें हुई है। इससे हमें साफ पता चलता है। जब हम बात करते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के बारे में
तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। 1986 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के टास्क फोर्स से और नेशनल पुलिस कमीशन जो 1977 में बनाया गया था, उनके रिकमेंडेशन पे ये 1986 में इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद ये एक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, और ये देखते हैं जो NCRB है, ये देखता है आपके क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम को। जो सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो भी इसी के अंडर में आता है। ये हर साल 3 रिपोर्ट जारी करता है, क्राइम्स इन इंडिया के बारे में, प्रिजन स्टैटिक्स इन इंडिया एंड एक्सीडेंटल डेथ्स के बारे में, और सुसाइड्स इन इंडिया के बारे में। 3C न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी अंडर एन इनिशिएटिव जिसका नाम है मीट द चैंपियन, उसके अंदर ग्रीट किया है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को। अब देखिए ये इनिशिएटिव क्या है। मीट द चैंपियन एक यूनिक स्कूल विजिट कैंपेन चला गया है जो किक स्टार्ट किया गया था हमारे ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के द्वारा पिछले साल दिसंबर में। ये भारत के अब अलग अलग कोनों में अब तक पहुंच चुका है। इस स्कूल विजिट में होता क्या है, इसके अंदर जो हमारे चैंपियंस हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने लाइफ लेसन्स के बारे में, जो चुनौतियां उन्होंने फेस की हैं उस स्तर तक पहुंचने के लिए, इन मेडल्स को हासिल करने में, उसके बारे में वो बताते हैं स्कूल चिल्ड्रंस को। वो बताते हैं किस तरीके से आप अच्छा खा सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ओवरऑल इंस्पिरेशनल बूस्ट है स्कूल के बच्चों के लिए, जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी फील्ड में आना चाहते हैं या ओवरऑल लाइफ के बारे में किसी भी चीज़ में मेहनत करने के लिए एक इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, इस इनिशिएटिव के अंडर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में आपको बताएं तो नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये हमारी बर्थ एनिवर्सरी है हमारे हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद की। मेजर ध्यानचंद मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। इन्होंने हमें गोल्ड दिलाया था ओलंपिक में 1928 में, 32 में और 1936 में। ये जो ऑब्जेक्टिव अभी चलाया जा रहा है, जो मीट द चैंपियंस का इनिशिएटिव है, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि अवेयरनेस फैलाई जा सके फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, ओवरऑल हेल्थ के बारे में और स्पोर्ट्स के बारे में। ये ऑल्सो ये ग्लोरीफाई किया जा सके कि जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारे खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनके कोचेस के बारे में, जो वर्ल्ड क्लास एथलीट्स बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये सिर्फ एक खिलाड़ी की ही जर्नी नहीं है, ये जर्नी है उनके कोचेस के बारे में भी, तो उनके भी सपोर्ट को ग्लोरीफाई किया गया है इसके द्वारा। उसके बाद अगर हम अपनी 4th न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो अफ्रीकन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है जिसका नाम है पेन प्लस, और ये इन्होंने अपनाई गई है ये इनके द्वारा नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के खिलाफ उनको ट्रीट करने के लिए। अब ये क्या है पेन प्लस स्ट्रेटजी जो है, ये स्ट्रेटजी है एड्रेस करने के लिए जितने भी सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। अब ये डिसीजेज क्या हैं, इसके अंदर आते हैं आपके कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, आपके जो हार्ट अटैक हैं, हार्ट से डिजीज से रिलेटेड जितने भी डिजीजेज हैं, चाहे उसमें स्ट्रोक हो या कोई भी डिजीजेज रहे जो हार्ट से रिलेटेड हैं, कैंसर, डायबिटीज़, ये सभी चीज़ें। उसी के साथ साथ ये जो स्ट्रेटजी बनाई गई है पेन प्लस, ये इसलिए बनाई गई है ताकि ये एम किया जा सके ये जो गैप ट्रीटमेंट के अंदर गैप आ रहा है, पेशेंट्स का ध्यान रखने के अंदर जो गैप आ रहा है, पर्टिकुलर इन क्रोनिक और सीवियर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को ध्यान में रखते हुए ग्लोबली, अगर आप ग्लोबली की बात करें तो सिर्फ इन डिजीज़ में मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। मॉर्बिडिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्हीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं। मोर्टेलिटी रेट जो पूरे हमारे वर्ल्ड में है वो सबसे ज़्यादा इन्हीं का है। WHO की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो मोर्टेलिटी रेट है वो 71% है हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो ऑनलाइन आती है आप नोटिफिकेशन मिस ना करें और अपने करंट अफेयर से अप टू डेट रहें। थैंक यू।